Psychophysics, History and Importance of Psychophysics. We are starting very important topic of experimental psychology. This is the branch of psychology that deals with the relationship between physical stimuli and the subjective experience or mental phenomena. Scientific psychophysics involves the determination of the psychological reaction to events that lie along a physical dimension. Before I describe the history, what do we mean by psychological reaction to events that lie along a physical dimension? Means sound is a physical stimuli, and when we hear the sound of a bell or a phone bell or a doorbell, we respond to it through a psychological behavior, or even if you do not have to take an action, you experience the sound in your mind, as we can say, as a mental phenomenon. So physical and psychological. The introduction of techniques to measure the relation between internal impressions, the psycho of psychophysics, and the external world, the physics, marked the onset of scientific psychology. So says an early experimental psychologist, Boring, 1950. Scientists using psychophysical techniques were able to formulate the first mathematical laws of psychological phenomena. Gustav Fechner formalized the psychophysical methods which measure attributes of the world in terms of their psychological value. So, volume is a physical property of the sound. Brightness is a physical property of the light. How do we experience the intensity of light? How do we experience it as brightness? The intensity of sound, the volume, how do we experience it as a sound, loud or less loud or more loud? So loud is our experience. The volume is property of the sound. And 1800 से लेके और आज भी साइकोफिजिक्स का एक सबसे बड़ा यूज जो है वो सिंपल सेंसेशंस को मेजर करना है, जैसे ब्राइटनेस, लाइट की ब्राइटनेस. फेचनर के मेथड से ये पता चला कि जो साइकोलॉजिकल जजमेंट्स हैं वो वेरी करती हैं खास तरीकों से अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस एंड द पर्टिकुलर सेंसरी मोडेलिटी. जैसे जजमेंट्स ऑफ विजुअल स्टिमुलाई जैसे लाइट है या कलर है, वो ऑडिटरी स्टिमुलाई की जजमेंट से फ़र्क होता है. यानी सुनना और देखने में जो आपकी जजमेंट्स हैं उनमें वो अपने ही तरीके से वेरी कर रही होती हैं. इसी तरह टेस्ट, टच या और भी जो हमारे स्टिमुलाई हैं हमारी सेंसेस के, वो और तरह से वेरी करते हैं. जिस तरह हमारी साउंड का एक्सपीरियंस वेरी करता है उससे डिफरेंट. लेकिन ये जो रिलेशन है फिजिकल स्टिमुलस का और हमारे एक्सपीरियंस का, ये बहुत सारे लोगों पे तजर्बा करके उन्होंने देखा कि दिस रिलेशनशिप होल्ड्स, ये होता है, सब में यही हो रहा होता है. तो फिर फेचनर और दूसरे रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि इंटरनल जजमेंट्स जो हैं, अगर 100 लोगों ने कहा है कि वॉल्यूम ऊंचा किया आपने, तो 100 ने कहा है हाँ आवाज़ पहले से ऊंची हो गई है, तो उसका मतलब है कि आपने आवाज़ की लाउडनेस जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको मेजर करने का एक तरीका निकाल लिया है. फिजिकल विजुअल इंटेंसिटी, psychological brightness, physical auditory intensity, psychological loudness, physical measure of weight, psychological heaviness, physical electrical intensity, psychological pain. अगर आपको शॉक लगता है तो वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका साइकोलॉजिकल पेन बढ़ेगा. सो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो हैं वो ब्राइटनेस के हम मेजर कर सकते हैं, लाउडनेस, हैवीनेस और पेन के कर सकते हैं. जिस तरह फिज़िक्स वाले लोग जो हैं वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ लाइट इंटेंसिटी और साउंड की मेजर करते हैं. सेंसेशंस को मेजर करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो पब्लिक मेजरमेंट नहीं होती, वो कोई आपको बताता है.
इंटरनल जजमेंट्स जो हैं वो हमेशा आइडेंटिकल नहीं होती. अगर आपने उसको डबल किया है तो उनकी लाउडनेस जो है वो डबल ही महसूस हो रही है उनको कि पहले से दुगनी ऊंची हो गई है आवाज़. इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत है और इसकी इम्प्लीकेशंस इम्पॉर्टेंट है. सपोज एक डेंटिस्ट है और वो ये देखना चाहता है कि बगैर ड्रग दिए मैं पेन की जो फीलिंग हो रही है पेशेंट को उसको किस तरह रिड्यूस कर सकता हूँ. तो मेजरमेंट ऑफ पेन इन साइको फिजिकल टर्म्स तो हमने कर ली हैं और जो कुछ आपका पेशेंट बता रहा है उसी से आपको पता चल रहा है कि उसको कितना दर्द हो रहा है और कोई पेन की मेजरमेंट नहीं है. तो एक स्टडी हुई है रिसेंट कि अगर कमरे में कोई खुशबूदार चीज़ हो तो उससे आपको पेन कम महसूस होता है और वो ज़्यादा देर तक पेन टेस्ट के ज़रिए किया गया. बहुत ठंडे पानी में हाथ रख सकते थे वो लोग ज़्यादा देर तक जिनको खुशबूदार कमरे में बिठाया गया था जिस कमरे में एक स्वीट स्मेलिंग फ्रेगरेंस थी. तो इससे ये पता चला कि जिन्होंने वो खुशबू सूंघी थी वो ज़्यादा पेन बर्दाश्त कर सकते थे. ये एक रीसेंट स्टडी है 2007 की, वो 1950 का एक्सपेरिमेंट नहीं है. इसकी अब आप देखें इंपॉर्टेंस है कि डायरेक्टली 1-to-1 रिलेशन नहीं होता. एक तो हमें ये पता होना चाहिए अगर आप एम्पलीफायर उसका डायल या टेलीफोन के अंदर जो वॉल्यूम आपको आ रहा होता है आपके अंदर वो वॉल्यूम वहाँ डबल होने से डबल नहीं होता. वहाँ 10 टाइम्स बढ़ाएंगे तो तब कोई कहेगा कि ये आवाज़ पहले से डबल ऊंची हो गई है. सो ये है एक्चुअली सेंसरी मोडेलिटीज़ डिफरेंट होती हैं. पेन की जजमेंट्स जो हैं वो 1/3 बढ़ाएं तो दूसरा कह देता है पहले से डबल पेन हो रहा है. लेकिन जो आवाज़ की हैं वो इतनी तेज़ी से डबल नहीं होती. तो हमने ये एग्री किया कि लाउडनेस या पेनफुलनेस को मेजर करना सिंपल नहीं है. इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन ज़रूरी हैं. वो डिस्क्राइब करती हैं उन प्रोसीजर्स को जिनके ज़रिए हमने मेजर किया पेन या ब्राइटनेस किस तरह मेजर की और उन स्केल्स उसके लिए हम यूज़ करते हैं. इसके ज़रिए हम फिर जो ऑब्जेक्ट्स और उनके एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी एक नंबर दे देते हैं और लोग भी बता देते हैं कि अब लाइट 2 पे थी और अब 4 पे ब्राइट हो गई है. सो यू हैव टू यूज़ सम काइंड ऑफ स्केल और इसमें स्मॉल एंड डिज़ाइन या सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि वहीं से हम अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं और फिर एक एक करके कई दफ़ा बहुत सारे सब्जेक्ट्स का या पार्टिसिपेंट्स का डेटा इकट्ठा करते हैं.